तो हेलो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल कोर्सेज पॉइंट पे। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ फर्स्ट सेमेस्टर की जो पाठ्यक्रम है वो यूट्यूब पे अपलोड होने जा रही है, वो भी सीरीज वाइज क्रम वाइज। इससे पहले आप पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लीजिए, आपको कहीं भी एमएड पाठ्यक्रम की फर्स्ट सेमेस्टर की जो पाठ्यवस्तु है एक जगह पे एक चैनल पे सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये एक नया काम होने जा रहा है एमएड के क्षेत्र में, कह लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ के सिलेबस को पहली बार हम यूट्यूब पे क्रम वाइज देने वाले हैं। आज इससे पहले हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 4 पेपरों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि उनमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आज का जो पेपर है वो 5th पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे टोटल कितने यूनिट हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम सिलेबस डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो जो पेपर का नाम है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन फर्स्ट। इसका सेकेंड आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। हम आगे बात करते हैं। ये पीडीएफ कोर्सेज पॉइंट के द्वारा बनाया गया है और इस पीडीएफ में खास बात क्या है कि जो आपका सिलेबस है वो हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है। तो जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के छात्राध्यापक हैं दोनों को आसानी से समझ में आ जाने वाला है। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम ये चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थ्रेड्स अकाउंट पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपने थ्रेड्स पे अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लीजिए। एक दूसरे की एक्टिविटीज को देखा जाए और साथ में मिलकर अध्ययन किया जाए। ये जो सब्जेक्ट है आपका थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर या कह लीजिए, हाँ आप लोग तो शायद फर्स्ट में ही पढ़े होंगे या आप लोग के समय फोर्थ सेमेस्टर में होगा। बीएड में आप लोग एजुकेशनल रिसर्च पढ़ चुके होंगे। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता था, उसी से मिलता जुलता ये भी सब्जेक्ट है आपका। टोटल 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में ए और बी 2 सेक्शन आपको एक एक यूनिट में मिल जाएंगे। तो जो पहला यूनिट है आपका, पहला यूनिट में आपको पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, रिप्लिकेबिलिटी, प्रेसिशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पार्सिमोनी, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च तीनों पढ़ना है। अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, डिजाइंस इन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें यूनिट 1 के ए में करना है। इसका यदि आप हिंदी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और दायरा जानना है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और चरण जानना है, वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण, प्रतिकृति, परिशुद्धता, मिथ्याकरणीयता, पार्सिमोनी, वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार जानना है, खोजात्मक, व्याख्यात्मक और वर्णात्मक, अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं वो जानना है, मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान के दृष्टिकोण हमें जानना है, मात्रात्मक और गुणात्मक, शैक्षिक अनुसंधान में डिजाइन हमें जानना है, वर्णनात्मक, प्रायोगिक और ऐतिहासिक। इन सारी चीज़ों को जब हम यूनिट 1 पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अभी आपका बहुत समय है, एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है। अगर हम लोग चाहेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके एक एक बिंदु को आराम से पढ़ सकते हैं। यूनिट बी में आपका क्या है, इंग्लिश वाला मैं पढ़ दूं। यूनिट बी में आपका है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। कोई भी रिसर्च करने के लिए हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम का चयन कैसे करते हैं, ये चीज़ पढ़ना है। सिलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम,
कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन, रिसर्च गैप एंड रिसर्च क्वेश्चन, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें यूनिट 1 के बी में अध्ययन करना है। यदि हम देखें तो अनुसंधान की समस्या की पहचान, की समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर हम अनुसंधान कर रहे हैं। समस्या का चयन, हम किसी भी समस्या को उठाएंगे तभी तो उस पर अनुसंधान करेंगे। सीमा की अवधारणा और परिसीमन हम पढ़ेंगे कि जो समस्या है उसका लिमिटेशन यानी सीमांकन हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अनुसंधान अंतराल और अनुसंधान प्रश्न के बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं का कॉन्सेप्ट, सोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं, टाइप्स, हाइपोथेसिस के क्या टाइप्स होते हैं, रिसर्च डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल, हाइपोथेसिस के कुछ प्रकार होते हैं, अनुसंधान दिशात्मक, गैर दिशात्मक, शून्य, मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना तैयार करना, उसका फॉर्मेट तैयार करना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक टेक्निक्स, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। हिंदी क्या है सर? परिकल्पना परीक्षण के प्रकार 1, प्रकार 2 और त्रुटियां जानेंगे। महत्व के स्तर जानेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक तकनीक और गैर पैरामेट्रिक तकनीक क्या है, दोनों हम लोग जानेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो आपका पेपर है ये साइंटिफिक पेपर है, मतलब कि ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी कठिन पेपर है आपका। यूनिट 2 के बी में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल, नीड ऑफ सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स, प्रोसीजर एंड लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल्स, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग के बारे में इसमें आपको मेन पढ़ना है कि न्यादर्श जो हम लेते हैं वो न्यादर्श हम कैसे लेंगे। ब्रह्मांड की क्या अवधारणा है ये हम जानेंगे। जनसंख्या और नमूना, नमूना मतलब आप समझिए कि सैंपल की बात हो रही है। हमें कोई भी टेस्ट करना है तो उसमें हम सैंपल क्या लेंगे। हम जैसे कि हमें आईक्यू का टेस्ट करना है, बुद्धि लब्धि का हमें टेस्ट करना है, हमें पता लगाना है कि कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू लेवल क्या है। तो हम क्या करेंगे, कक्षा 6 के सारे बच्चों पे थोड़ी टेस्ट करेंगे, कक्षा 6 के कुछ बच्चों को उठा लेंगे, जैसे 4 या 5 बच्चों को, उनसे एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पे हम आईक्यू लेवल निकाल लेंगे और फिर हम बोलेंगे कि कक्षा 6 के बच्चों की जो आईक्यू लेवल होती है वो इतना % होती है। तो क्या हुआ, हमने एक सैंपल लिया, 4 से 5 बच्चों पे वो टेस्ट किया और जो रिजल्ट आया उसका जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण कर दिया सारे बच्चों पे कि वो सारे बच्चों के लिए लागू होता है। तो सैंपल से रिलेटेड अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़कर आसान भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। नमूने की आवश्यकता पढ़ेंगे कि सैंपल की क्या आवश्यकता होती है। भाई हमें कोई भी रिसर्च करना है, हमें सैंपल चाहिए ही चाहिए। किसी वस्तु की विशेषता, नमूना, संभाव्यता और गैर संभाव्यता, नमूना विधियाँ, प्रक्रिया और सीमाएं, एक अच्छे नमूने के लक्षण, एक अच्छा सैंपल हम ले रहे हैं ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा सैंपल की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, उस क्वालिटीज़ के बेस पे हम पहचानेंगे कि ये अच्छा सैंपल है, तो इसमें भी आपको पढ़ने के लिए अच्छा मिलेगा। नमूनाकरण की तकनीकें, सैंपल लेने के क्या क्या तकनीकें हैं, संभावना, गैर संभावना, नमूनाकरण, ये सब पाठ में इंटर करने के बाद ही आपको हवा लगेगा यानी कि समझ आएगा, आप इतना समझ लीजिए। यूनिट 3 के ए में हम देखते हैं कि यूनिट 3 के ए में हम क्या पढ़ेंगे। टूल्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के क्या उपकरण होते हैं सर। वैलिडिटी, रियलाइबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल, किसी उपकरण की वैधता क्या होती है,
विश्वसनीयता क्या होती है, मानकीकरण क्या होता है, टाइप्स ऑफ टूल्स, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनेयर, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, इन्वेंट्री। इसका हिंदी आप जान लीजिए। रेटिंग स्केल को हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारण मापनी। एटीट्यूड स्केल को हम हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति मापनी। प्रश्नावली को इंग्लिश में क्वेश्चनयार और हिंदी में प्रश्नावली। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण और अचीवमेंट टेस्ट को हम बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिटेल से आपको पढ़ाई जाएंगी इसी चैनल पे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्यू आएगा वीडियो पे तभी क्लासेस की स्पीड भी बढ़ेंगी, ये जान लीजिए। क्लासेस पे व्यूज यदि कम आता है तो आपको क्लासेस धीरे धीरे मिलेंगी भैया। काहे कि आप लोग ही मोटिवेशन दीजिएगा तो ही क्लास की स्पीड बढ़ेगी, क्लास रेगुलर आएगी, जल्दी जल्दी आएगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए तभी कुछ हो पाएगा। अनुसंधान की तकनीकें, रिसर्च करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम करते हैं अनुसंधान, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से भी करते हैं, प्रोजेक्टिव तकनीक यानी प्रोजेक्टिव तकनीक के माध्यम से भी करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ रियलाइबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल्स, अनुसंधान उपकरणों की क्या विश्वसनीयता है और क्या वैधता है, उसका अनुमान हम कैसे लगाएं। तो चैप्टर काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले भी बताया कि चैप्टर ये साइंटिफिक है, एक एक चीज़ का तथ्य हमें जानना पड़ेगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। यूनिट 3 के बी में क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल को कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे डिजाइन करें। स्ट्रक्चर फॉर अ रिसर्च प्रपोजल इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर गुणात्मक और परिमाणात्मक के आधार पर हम कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, अनुसंधान प्रस्ताव की हम तैयारी कैसे करेंगे, मात्रात्मक और अनुसंधान प्रस्ताव के लिए संरचनात्मक गुणात्मक शोध हम कैसे करेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर फॉर अ रिसर्च प्रपोजल, किसी रिसर्च प्रपोजल की संरचना हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव शोध के आधार पर कैसे करेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। यूनिट 4 के ए में हम क्या पढ़ेंगे? मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये यहाँ से आपका मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा, स्टैटिक्स का पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि आपने बीएड में पढ़ा होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत स्टैटिक्स पार्ट को। तो सेंट्रल टेंडेंसी आप वहाँ पे भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे थोड़ा विस्तार में आप पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंप्यूटेशन ऑफ मीन, आपको मीन पढ़ना होगा। माध्य मतलब मीडियन यानी माध्यिका मोड, तो मीन मीडियन मोड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, घबराइएगा मत। काफ़ी सरल होगा, हम समझा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्सप्लेनिंग देयर यूजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ डाटा, यानी कि क्या बोल रहा है कि मीन मीडियन मोड का डेटा के संदर्भ में हम कैसे उपयोग करते हैं। भाई कोई आंकड़ा होता है, उसका क्या केंद्रीय प्रवृत्ति है, इसी के लिए तो हम माध्य निकालते हैं, उसका मध्य पद के लिए हम माध्यिका निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम यूज कैसे करते हैं रिफरेंस इन डेटाज के संबंध में हम पढ़ेंगे। मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हम विचलन भी पढ़ेंगे, रेंज विचलन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड क्वार्टिल डेविएशन भी हम पढ़ेंगे और इनके यूजेज भी हम जानेंगे। मीजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन की सहसंबंध, शायद इसको बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे आपका, आप भी बताइए कमेंट करके। मीजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन देख लेते हैं कि ये क्या है आपका। मानक विचलन, चतुर्थांक विचलन और उनके उपयोग के ऊपर सापेक्ष स्थिति। हाँ, मीजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन में हमको परसेंटाइल पढ़ना है और परसेंटाइल रैंक पढ़ना है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे प्रतिशत और प्रतिशत रैंक, दोनों चीज़ हमें पढ़ना है। परसेंटाइल अलग होता है, परसेंटाइल रैंक भी, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक हम पढ़ेंगे, ठीक ना। परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है, जो कि आप बीएड में भी पढ़ चुके होंगे। तो इसमें भी आपको थोड़ा विस्तार में जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डेटा का ग्राफिकल
प्रतिनिधित्व हम कैसे करेंगे, डेटाज को हम ग्राफों के माध्यम से कैसे विचरण कराएंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम पढ़ेंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या अनुप्रयोग हैं। फिर इसके बाद यूनिट 4 का जो आपका बी है वो क्या है, कोरिलेशन, सहसंबंध पढ़ेंगे। सहसंबंध क्या होता है दोस्तों, जैसे यक्स और वाई दो चर हैं आपके, क्या हैं, दो चर हैं, चर 1 चर 2, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। यदि यक्स में हम कुछ चेंज करते हैं, यक्स में हम कुछ चेंज करते हैं और वाई भी यदि चेंज हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये धनात्मक सहसंबंध है। यक्स में मान लीजिए हम 1% चेंज करते हैं और वाई में भी इधर 1% चेंज अपने आप हो जाता है तो हम बोल देंगे कि धनात्मक कि सहसंबंध है। लेकिन यहाँ पे हम 2% चेंज करते हैं और यहाँ पे 1% चेंज होता है तो हम बोलेंगे ऋणात्मक सहसंबंध है। तो सहसंबंध आपके 3 प्रकार के होते हैं, जान लीजिए, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्यात्मक सहसंबंध। शून्यात्मक में क्या होता है कि यक्स में परिवर्तन कर भी दिए तो वाई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो इसमें आपको सहसंबंध का अर्थ पढ़ना है, गुणांक की गणना, व्याख्या, स्पीयरमैन और पियर्सन की विधियों द्वारा सहसंबंध हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन एंड पर्सन्स मेथड, पियर्सन्स मेथड, पियर्सन की विधियों द्वारा। तो ये चीज़ आप पहले भी बीएड में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे बस आपको जो न्यूमेरिकल होंगे वो थोड़े ब्रॉड होंगे, उलझाऊ होंगे, जटिल होंगे, ये आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट में मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ने हैं। यदि आपको इस चैनल पे पढ़ाई करनी है, आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का वीडियो एक-एक करके आपको लाया जाए और समझा दिया जाए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है वो धीरे-धीरे होती रहें, तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। वीडियो पे यदि व्यूज़ नहीं आएँगे तो समझ लीजिए कि इस साल भी आपकी क्लासेस फिर नहीं चल पाएँगी। चलेंगी भी तो बहुत धीरे-धीरे चलेंगी, कभी-कभार वीडियो आती रहेंगी। तो आप सबके ऊपर है, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो वीडियो पे कम से कम 10-20 लोग भी तो क्लास को अटेंड करेंगे, तभी तो मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा होगा ना। क्लासेस मैं दूँगा, ये मतलब वो नहीं है भई आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो इस चैनल पे, मैं जानता हूँ एमएड के काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो क्लासेस तो आएँगी लेकिन क्या है कि फिर धीरे-धीरे आएँगी, वो स्पीड नहीं बन पाएगी क्योंकि हमको एमएड एंट्रेंस के लिए भी पढ़ाना है। एमएड एंट्रेंस 2024 का मैं सोच रहा हूँ कि 1 नवंबर से क्लास को स्टार्ट कर दूँ, 1 नवंबर से। तो उनके लिए जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मेरे को ढेर सारा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तैयार करना है, बहुत सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार करने हैं, बच्चों को कराने हैं। कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़े हुए हैं और इस बार तो मैं सीयूईटी पीजी की भी तैयारी कराने वाला हूँ। अगले बार मैं स्टेट की सिर्फ तैयारी कराया था, इस बार सीयूईटी पीजी की भी तैयारी करा रहा हूँ, तो जिम्मेदारी डबल है। अगर ऐसी स्थिति में आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, व्यूज़ आती है, तो आप लोगों के लिए तो पता ही है कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोगों के ऊपर है, बहुत ही कठिन पेपर है ये। अगर आप लोग को पढ़ाया नहीं गया ठीक से, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत परेशानी आने वाली है। तो इसलिए आप लोग खुद फैसला कीजिए कि क्या करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो तो मैं दूँगा ही, आप टेंशन ना लें क्योंकि जब तक मैं हूँ एमएड में एक नया इतिहास बन के रहेगा।